तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा माउथ को और बकल कैविटी को, डिटेल में पढ़ लिया हमने, पैलेट के बारे में, टीथ के बारे में, टंग के बारे में, सब कुछ देख चुके हैं। फूड अच्छी तरह से अचीव हो चुका है और अब फूड को आगे पास करना है। तो माउथ के बाद मतलब बकल कैविटी के बाद जो फूड एंटर करेगा वो कहाँ एंटर करेगा जी? इट विल एंटर इनटू दी फेरिंग्स। तो सर फेरिंग्स तो पढ़ा दिया आपने, हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, फेरिंग्स तो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, नहीं पढ़ाया क्या? अच्छा मुझे बताना कि फेरिंग्स के अंदर कौन कौन से 4 टॉन्सिल्स होते हैं, याद है? और सुन इनका नाम क्या है, पूछूंगा मैं वाली चीज आपसे। चलो तो फेरिंग्स, और अब फेरिंग्स के बाद क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फेरिंग्स टूट जाएगा 2 हिस्सों में, ठीक है। एक तो वो पाथ बनेगा जहां पर फूड आगे निकल जाएगा, और एक पाथ वो बनेगा, मतलब एक तो यहां से फूड आगे पास करेगा और एक पाथ बनेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से विंड मतलब एयर निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो जो विंड को कैरी करेगा दैट विल बी नोन एज विंड पाइप, हाँ या ना? जिसको मैं कहता हूँ क्या? ट्रैकिया। क्या कहता हूँ मैं इसको? ट्रैकिया। और जिसको क्या करेगा, जिसको फूड, जो फूड कैरी करेगा दैट विल बी नोन एज ईसोफेगस। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगी, ठीक है। तो ट्रैकिया के ऊपर, किसके ऊपर? ट्रैकिया के जस्ट ऊपर क्या होता है? यहाँ पर ग्लॉटिस होता है। क्या होता है? हियर इट इज दी ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, जो एयर को फूड से अलग कर देता है कि भाई फूड एंटर ना कर जाए कहां पर? ट्रैकिया के अंदर। इसलिए बड़ा ध्यान रखा जाता है, ग्लॉटिस इसलिए ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हम वो तो नहीं देखने वाले, हम देखने वाले किसको? ईसोफेगस को। इसको देखने वाले हैं ईसोफेगस को। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कैरीज द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू दी स्टमक। ये स्टमक तक फूड को लेके जाएगा। सर कितनी लेंथ होती है इसकी? लेंथ ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर के आसपास हुआ करती है। एक एवरेज हमने ले लिया 25 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, पक्का। अच्छा वैसे तो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पर मुझे लगता है कुछ आप बच्चों को, आपको मेरे से पहले से पता होगी कि 4 लेयर्स हुआ करती हैं। कौन कौन सी? बाहर वाली होती है सिरोसा, फिर होती है हमारे पास, बता दो कौन सी? मस्कुलरिस, फिर होती है हमारे पास सबम्यूकोसा, और फिर होती है म्यूकोसा। तो ध्यान रखना कि ईसोफेगस एक ऐसा स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का जिसके ऊपर क्या होती है? जिसके ऊपर सिरोसा नहीं होती, जिसके ऊपर सिरोसा नहीं होती। इट लैक्स सिरोसा, ऑल्दो अदर तीनों की तीनों लेयर्स होती है, बस इसके ऊपर सिरोसा नहीं होती। और सिरोसा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये डायफ्राम के ऊपर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ना कवरिंग नहीं होती, किसकी? पेरिटोनियम की, विसरल पेरिटोनियम की कवरिंग इसके ऊपर नहीं हुआ करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा मुझे बताना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मेरा ये थ्रोट है, ठीक है, तो इसमें से ईसोफेगस कहां पर होगा और ट्रैकिया कहां पर होगा? मतलब ईसोफेगस आगे की तरफ होगा और ट्रैकिया पीछे की तरफ होगा, या ट्रैकिया आगे की तरफ होगा और ईसोफेगस पीछे की तरफ होगा? सोचा कभी वाली चीज? ध्यान रखना, ये जो ट्रैकिया है ये हमेशा आगे की तरफ होगा। ये है ना हमारे पास लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया स्टार्ट होता है, तो वो हमेशा आगे की तरफ होगा, एंटीरियर साइड पे होगा। जबकि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस कहां पर होगा? ईसोफेगस उसके पीछे की तरफ होगा, पक्का। तो चलें, तो ये फूड लाके कहां डाल देगा? ये फूड लाके डाल देगा कहां पर? एक ऐसे बहुत बड़े, बहुत चौड़े, सबसे चौड़ा पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक। कहां लाके डाल देगा जी फूड को? ये लाके डाल देगा स्टमक के अंदर। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं स्टमक को। स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? जे शेप्ड है, ध्यान रहेगा। एंड दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट है ये। बढ़ जाएं जी, कोई दिक्कत यहां तक? चलें। तो मैं इसको यहां पर बनाता हूं स्टमक को। तो देखें आप, स्टमक को अगर मैं बनाऊं यहां पर, तो स्टमक को बनाता हूं कुछ ऐसे। बहुत बढ़िया, ड्राइंग मेरी बहुत खराब हो चुकी है। चलो जी, सही है यार, लग नहीं रहा है जे शेप पर होता है ये। मैं इसको और बना देता हूँ, थोड़ा सही कर देता हूँ इसको, से लाइक दिस, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टमक। लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इस वाले पार्ट में यहाँ से कौन जुड़ा हुआ था? यहाँ से तो ऊपर जुड़ा हुआ था कौन? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस ने अपना जो भी फूड का वाला पार्ट था वो सारा का सारा लाके यहाँ पे डाल दिया होगा, छोड़ दिया होगा जी। अरे हाँ या ना? तो दिस पार्ट, दैट पार्ट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द ईसोफेगस इज नोन एज कार्डियक पार्ट। क्या कहलाता है ये? कार्डियक पार्ट। और ये जो ओपनिंग है ईसोफेगस की, कहां पर? स्टमक में, दैट इज नोन एज कार्डियक ऑरिफिस। क्या कहलाती है वो मेरे पास? दैट ओपनिंग इज नोन एज कार्डियक ऑरिफिस। ऑरिफिस तो ऐसे भी किसी भी ओपनिंग को हम ऑरिफिस कह सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है। तो सर क्या ये ऐसी लाके डाल देगा या कुछ यहाँ पे
कुछ गेट वेट हैं, कुछ स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, तो यस बिल्कुल सही बात है, इसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या है, देयर आर स्फिंक्टर्स दैट प्रिवेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, दैट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक। मतलब जब फूड ऊपर से आएगा तो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और जब फूड नहीं होगा तो दे विल क्लोज अगेन। ठीक है, तो किस किस के बीच में, वो है ईसोफेगस के बीच में। मतलब ये हो गया हमारे पास क्या, ईसोफेगस, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, ईसोफेगस, और ये हमारे पास क्या, स्टमक। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो से ये स्टमक, ये स्फिंक्टर्स ना ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे। ठीक है, तो किसके बीच में, ये स्टमक और ईसोफेगस के बीच में। इसलिए मैं इनको कहता हूँ क्या, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल ऐसे होते हैं सर, मैंने समझाने के लिए बताया कि गेट है ये एक तरह से, तो इसको कहता हूँ क्या मैं, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर्स। क्या कहता हूँ इनको मैं, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर्स। हाँ या ना, पक्का है। और ये स्फिंक्टर्स कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट है, कार्डियक पार्ट में प्रेजेंट है, कार्डियक पार्ट ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए मैं इनको कई बारी कार्डियक स्फिंक्टर्स भी कहता हूं। क्या भी कहता हूं मैं इसको, कार्डियक स्फिंक्टर्स। आप सुन लेना मेरी बात को, अगर कभी टीचर ने पेपर में सवाल पूछ रही है कार्डियक स्फिंक्टर्स कहां पर होते हैं, तो गलती से भी हार्ट मत बताकर आना, वहां पे वॉल्स होती हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स और सेमिल्यूनर वॉल्स, स्फिंक्टर्स नहीं होते। कार्डियक स्फिंक्टर्स आर लोकेटेड इन द स्टमक। पक्का, कभी वो घुमाने के लिए वाला सवाल पूछे और आप हार्ट टिक कर आ जाओ, करना मत भाई ऐसा। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं है, पक्का है जी। तो दिस पार्ट इज कार्डियक पार्ट। अच्छा, कभी सोचा इसका नाम कार्डियक क्यों रखा गया होगा, ये दिल है क्या, ये नहीं, एक्चुअली इट इज लोकेटेड नियर द हार्ट। ये जो पार्ट दिख रहे हो आप यहाँ पर, मैंने तो इसको इतना बहुत अच्छे से बनाया नहीं है, पर अगर मैं आपको उसको बना के दिखाऊं तो दिस पार्ट इज लाइक दिस पार्ट इज नोन एज कार्डियक नॉच। क्या कहलाती है वाली पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज कार्डियक नॉच। एक जगह होती है, एक लोकेशन, एक जगह बना रखी होती है, इसी जगह पे क्या होता है, हार्ट स्टोर्ड होता है। जैसे अगर मैं कभी आपको लंग्स पे पढ़ाऊंगा अभी थोड़े देर टाइम के बाद, तो आपको दिखाऊंगा मैं लंग्स के बीच में भी क्या होता है, ऐसे करके एक स्पेस प्रेजेंट होती है, एक ऐसे करके कर्व होता है जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आसपास ही लोकेटेड होते हैं सारे के सारे, ये मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, मैं माइक के जाल में फंस चुका हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से, पक्का है जी। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यहां पर नॉर्मली फूड नहीं होता, सो दिस पार्ट इज नोन एज फंडस। क्या कहलाता है मेरे पास वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज फंडस। तो अगर फूड नहीं होता तो क्या होता है, दिस पार्ट इज जनरली फिल्ड विद एयर। किससे फिल्ड होता है, एयर या गैसेस से ये वाला पार्ट फिल्ड हुआ करता है। बहुत बढ़िया, सारे नोट्स गिर गए मेरे नीचे। चलो बड़े, हाँ या ना, चलो। तो फंडस हुआ, कार्डियक हुआ, इसके बाद जो मेन जो काम जहां पर होने वाला है, दैट इज दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी। सबसे बड़ा पार्ट है वाला, बॉडी वाला पार्ट। ठीक, बॉडी के बाद जो पार्ट आएगा स्टमक का, वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारे पास पाइलोरिक। कौन सा आएगा, पाइलोरिक। स्पेलिंग बहुत गलत कर रहा हूं यार मैं आज, पाइलोरिक। तो ऊपर से शुरू करते हैं, पहला फंडस, दूसरा कार्डियक, तीसरा बॉडी, और चौथा पाइलोरिक। अच्छा सुने मेरी बात कि पाइलोरिक इज द बेसल पार्ट। क्या है, पाइलोरिक बेसल पार्ट है, और पाइलोरिक रीजन क्या करेगा, पाइलोरिक के अंदर जो फूड होगा उस फूड को वो आगे भेज देगा इस ट्यूब के थ्रू, इस कैनाल के थ्रू, और ये कैनाल लेके फूड को पहुंच जाएगी कहां पर, ऐसे एक यू शेप स्ट्रक्चर में। कहां पहुंच जाएगी, एक यू शेप स्ट्रक्चर में। कई बुक में इसको सी शेप स्ट्रक्चर ही बोला हुआ है, एंड दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज ड्यूडेनम। क्या कहलाएगा ये, ड्यूडेनम। अरे सर ये वही वाला ड्यूडेनम, क्या ड्यूडेनम है क्या, हाँ ये वही वाला ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट है ये। पक्का है, समझ आ रही है मेरी बात। इसोफेगस से स्टमक, स्टमक का कौन सा, पाइलोरिक, पाइलोरिक से ड्यूडेनम। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ बीच में वॉल्स भी हैं। क्या है, बीच में कुछ वॉल्स हैं या स्फिंक्टर्स हैं, जो क्या करते हैं, जो ओपन करते हैं, जो पाइलोरिक के अंदर जो फूड है उसकी एंट्री को परमिट करते हैं यहाँ पर ड्यूडेनम में। और उनको मैं अगर बनाऊँ तो उनको मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, सो लाइक दिस। और क्या कहता हूँ मैं इनको, दे आर नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये मेरे पास, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। अरे हाँ या ना, पक्का है। पाइलोरिक स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक एंड द ड्यूडेनम, whereas cardiac sphincters are present between the esophagus and the cardiac region of the stomach। याद रहेगी कि नहीं रहेगी वाली बात, पक्का है, इंपॉर्टेंट चीज है जी कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मुश्किल, अब मान लो कि पेपर में सवाल आ गया, पेपर में सवाल ने पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्टमक ज्वाइंस द ड्यूडेनम। ठीक है ना, ज्वाइन ड्यूडेनम में फूड ट्रांसफर करता है, पैसेज करता है, ज्वाइन करता है। तो अगर ऑप्शन दे रखे होंगे फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, तो आंसर जाएगा पाइलोरिक। ठीक है, पर कई बारी क्या होता है, कई बारी ना वो पाइलोरिक ऑप्शन देता नहीं है पेपर में, तो सर क्या देता है वो, कई बारी
वो पेपर में ऑप्शन देता है पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो सुन लेना, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक एंट्रम, ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक कैनाल। मैं यहां लिख देता हूं इसको, पाइलोरिक कैनाल। तो ध्यान रख लेना आप कि पाइलोरिक कैनाल इज द पार्ट दैट कनेक्ट्स द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोल रहा था मैं, मतलब फिक्स कर रहा था, टू द ड्यूडेनम। आसान है जी, पक्का समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है टीचर कैसे पेपर बना सकता है? हाँ, पेपर टीचर ऐसे बना सकता है, यहाँ से सवाल उठा के पूछ सकता है। तो आपने इस वाली बात को क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बड़े हाँ या ना? चलें, अब मैं बोलता हूँ कि प्रेजेंट कहाँ पर है, तो कह दोगे सर यहाँ पेट में है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ सर के अंदर है तो यहाँ पर ही है, ठीक है। पर कैसे लोकेटेड है? अच्छा, इसके तो दो कर्वेचर भी हैं, एक तो ये वाला कर्वेचर है, छोटा वाला कर्वेचर है, और ये वाला कर्वेचर कौन सा है, बड़े वाला कर्वेचर है। तो पहले इसका तो नाम लिख देते हैं। तो उसका जो बड़े वाला कर्वेचर है दैट इज नोन एज ग्रेटर कर्वेचर। ये जो पूरा वाला पार्ट है, दिस कर्वेचर इज नोन एज ग्रेटर, नजर आ रहा है, कर्वेचर, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये छोटे वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज लेसर कर्वेचर। क्या कहलाता है ये? लेसर कर्वेचर। और ये जो बीच में नॉच बनकर आ रही है, कौन सी है? कार्डियक नॉच नहीं, कार्डियक नॉच तो ऊपर थी, दिस इज एंगुलर नॉच। क्या कहलाती है ये? एंगुलर नॉच। इतना वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं, आप एंगुलर नॉच जैसा वर्ड जो है छोड़ भी सकते हैं, नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। पर पेपर में यह जरूर पूछा जा सकता है कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक और स्मॉलर और लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक ये कैसे सिचुएटेड होते हैं, कौन सी जगह पर होते हैं। इनफैक्ट ये शायद 1992 में, मैं बहुत पीछे जा रहा हूं, बहुत पीछे, मतलब करीब 20-22 साल पीछे जाऊं, तो ये शायद डीपीएमटी में पूछा गया था, दिल्ली पीएमटी जो हुआ करता था पहले, अब तो खैर नीटी होता है, उस टाइम में पूछा गया ये वाला सवाल है। तो अब ध्यान रखेंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये सवाल एज इट इज रिपीट कर जाएगा, पर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए बस इसके बारे में। तो सुने, जो ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर इज लोकेटेड एंटीरियरली। इसकी लोकेशन कैसी है? एंटीरियर लोकेशन है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ग्रेटर कर्वेचर कहां पर आएगा? ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, और लेसर कर्वेचर कहां पर होगा? वो अंदर की तरफ होगा। नहीं, ये बात समझ में? मतलब कि अगर मैं बनाऊं, जैसे कि ये आ रहा है इसोफेगस, क्या आ रहा है ये? इसोफेगस यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दो कर्वेचर बनेंगे ना, एक ऐसे बनेगा बड़े वाला कर्वेचर और एक छोटा वाला कर्वेचर, तो ऐसे लोकेटेड होते हैं, और फिर यहाँ से ड्यूडेनम बन जाता है, ठीक है। तो उसकी लोकेशन कैसी? ग्रेटर कर्वेचर की एंटीरियर है, और लेसर कर्वेचर की लोकेशन कैसी है? पोस्टीरियर है। कैसी लोकेशन है? पोस्टीरियर। इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली। मुश्किल यहां तक है? आसान है या मुश्किल है? आप बता दो मेरे को। आसान है, ठीक है। था तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल, पर जैसे आपको बताया गया है वैसे तो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, तो बस ऐसे बताएंगे आपको सब चीजें अब, ठीक है। तो यहां तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेंगे फिर आप। चलें, तो स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, क्योंकि ऐसा करना बड़ा बेकार हो जाएगा कि अगर हमने स्टमक पढ़ लिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं पढ़ा, तो यार गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना क्या होंगे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बुरा मान जाएंगे और पेपर में उठकर आ जाएंगे, और फिर सवाल आएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे। तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी? हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमने 5 तरह के सेल्स के बारे में पढ़ना है। हियर इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 दैट वी हैव आर द म्यूकस सेल्स, और वी सिंपली से दैट म्यूकस नेक सेल्स। कौन से सेल्स हैं यहाँ पर हमारे पास? हियर वी हैव द म्यूकस नेक सेल्स। सर व्हाट डू दे डू? दे सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रीट करती हैं ये सेट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, पक्का? ओके, सो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नंबर 2 सेल्स, दूसरे वाले सेल्स के बारे में। कौन से वाले हैं? हियर वी हैव द चीफ सेल्स। कौन से सेल्स हैं? चीफ। सर क्यों कह रहे हैं इनको हम चीफ? देखो यार, चीफ क्या होता है? चीफ होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो स्टमक के, अगर मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से बात करूं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो कौन से हैं? वो यही हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो यही चीफ सेल्स हैं। इनको मैं पेप्टिक सेल्स भी कहता हूं। क्या भी कहता हूं इनको मैं? पेप्टिक सेल्स भी कहता हूं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सिक्रीट एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करते हैं? सिर्फ एकमात्र यही ऐसे सेल्स हैं जो एंजाइम को सिक्रीट कर रहे हैं, और दे आर सिक्रीटिंग 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। 2 एंजाइम को सिक्रीट कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो सिक्रीट कर रहे हैं किसको? ये पेप्सिनोजन को, और सिक्रीट कर रहे हैं ये प्रोरेनिन को। किसको? प्रोरेनिन को। ये दोनों ही एंजाइम जब सिक्रीट हो रहे हैं तो सिक्रीट हो रहे हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स हैं चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, दे सिक्रीट 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम, 2 एंजाइम्स इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। नंबर 1 द प्रोरेनिन एंड नंबर 2 इज द पेप्सिनोजन। सर व्हाई दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म? ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है और ये एक्टिवेट कैसे होंगे? तो इनको एक्टिवेट करने के लिए एक तीसरे टाइप के सेल्स पड़े हुए हैं। कौन से वाले? उनका नाम है क्या? ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या नाम है इनका? ऑक्जेंटिक सेल्स। अच्छा, कुछ लोग इसको पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम?
पैराइटल सेल्स, क्योंकि टुवर्ड्स पेरीफेरी भाग की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। मुश्किल तो नहीं है। तो ये है हमारे पास क्या, ऑक्जेंटिक सेल्स। अब सुन लेना, ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये भी दो चीजें सिक्रेट करते हैं। कौन कौन सी, पहला और दूसरा। सबसे पहले तो सिक्रेट करेंगे किसको, ये HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। सर व्हाट इज द नीड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम है। पहला, एक तो एंटीबैक्टीरियल है, मतलब फूड के अंदर जो भी पैथोजन बैक्टीरिया आ रखा है, तुम लोग खा लेते हो ना यहाँ पे ठेले पे खड़े हुए कचौड़ियाँ खा ली, क्या होगा उसमें, बैक्टीरिया था आपके पेट में चला गया, पर आप बीमार नहीं होते हो हर बारी जितनी बारी कचौड़ी खाते हो। उसका कारण ये, बिकॉज द HCl इज प्रेजेंट देयर एंड दैट HCl किल्स द बैक्टीरिया और एनी अदर पैथोजन दैट इज प्रेजेंट इन दैट वाज प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन की क्या करता है, एक्टिवेशन करता है। सो HCl विल कम एंड वर्क ऑन पेप्सिनोजन एंड कन्वर्ट दिस पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। किसमें कन्वर्ट कर देगा जी, इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। तो सर उसके बाद क्या होगा, अब ये जो पेप्सिन है, सुन लेना मेरी बात को, ये पेप्सिन जो आपके फूड में प्रेजेंट प्रोटीन है, कौन है जी, प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन एक पॉलीमर होता है, उसको मोनोमर्स में मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या है, बड़ा जरूरी है। सो दिस पेप्सिन विल वर्क ऑन प्रोटीन एंड ब्रेक द प्रोटीन इनटू प्रोटियोस एंड पेप्टोन्स। सर ये क्या होते हैं और ये आगे के फर्दर टूटेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे जब मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको बेसिक सेल्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने पढ़ा है म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में। ये थोड़ा सा बताना जरूरी था कि सर जो HCl है वही क्या कर रहा है, वही पेप्सिनोजन की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें, पेप्सिन में। कोई दिक्कत, बढ़ जाए। अच्छा सुने, कहता है ये जो HCl है ना, दिस सेम HCl विल ऑल्सो वर्क ऑन प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन को भी क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, रेनिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा जी, इट विल कन्वर्ट दिस इनटू रेनिन। और ये जो रेनिन है, दिस रेनिन विल कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन का नाम है केजिन। क्या नाम है, केजिन। ये केजिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, पैराकेजिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, पैराकेजिन में। नहीं यार ये बात समझ में आ रही है, पक्का है, यस। पर सुन लेना कि पेप्सिनोजन तो सबकी बॉडी में सिक्रेट होता है, आपकी मेरी सबकी बॉडी में, पर जो प्रोरेनिन है इट इज सिक्रेटेड ओनली इन द बॉडी ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का जो स्टमक होता है, अच्छा किसके इन्फेंट का, ह्यूमन के या किसी के भी, सिर्फ और सिर्फ मैमल के इन्फेंट्स जो होते हैं, मैमेलियन इन्फेंट्स, मतलब आप, मैं, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी हम मैमल्स हैं, सबकी बॉडी में, मतलब सबके जो इन्फेंट्स हैं उनकी बॉडी में प्रोरेनिन सिक्रेट होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि मैमल्स की बॉडी पे क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इसका मतलब उनका जो बच्चा होगा वो दूध पिएगा, और दूध को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज होनी चाहिए। तो वो स्पेशल चीज है क्या, रेनिन। रेनिन कन्वर्ट केजिन इनटू पैराकेजिन, फिर पैराकेजिन कैल्शियम से रिएक्ट करके बना लेता है सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पैराकेजिनेट, दैट इज नोन एज कर्ड, दही भी कहते हैं। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बेसिक बात तो समझ आ रही है आपको, हाँ या ना। पहले सेल्स म्यूकस सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस नेक सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। दूसरे सेल्स चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन किस बॉडी में सीक्रेट होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट, मैमेलियन इन्फेंट की। पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। जो दूसरी चीज सीक्रेट कर रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है क्या, कैस्टल्स। बेटे खत्म हो चुका है ये, कौन सा है, उसका नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहता हूं मैं इसको, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। सर जी ये क्या करने वाला है इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताऊं तो यार देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, क्या करवाता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो आपके फूड के अंदर जो विटामिन B12 है ये उसकी एब्जॉर्प्शन करवाएगा। अच्छा व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम होता है कोबालामीन, इसको कहता हूं मैं साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। तो विटामिन B12 मतलब कोबालामीन की क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। अच्छा किस लिए जरूरी होता है कोबालामीन, मुझे बता देना हमारी बॉडी में क्यों जरूरी होता है, पता है किसी को, विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBC। ये RBC की मैच्योरेशन करवाता है, मैच्योरेशन ऑफ RBC। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, एरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो ये करवाते हैं, मैच्योरेशन करवाते हैं। विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों करवाते हैं, पर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इनफैक्ट 2017 में यहां से सवाल पूछा गया था, मैं लिख देता हूं यहां पर, 2017 में नहीं 18 में, 2018 में
2018 नीट में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, एंड द ऑप्शंस वर म्यूकस नेक सेल्स, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और एक था हमारे पास कौन सा, हिपैटिक सेल्स। तो आंसर क्या गया हमारे पास, आंसर जाएगा हमारे पास कौन सा, ऑक्जेंटिक सेल्स। व्हाई? बिकॉज ऑक्जेंटिक सेल्स secrete Castle's intrinsic factor and this intrinsic factor is responsible for the absorption of vitamin B12 which is involved in maturation of RBC। मतलब it helps in erythropoiesis। वो erythropoiesis में क्या करता है, हेल्प किया करता है। कुछ बैठ रही है बात, दिमाग में नहीं बैठ रही है। समझ आ रहा है टीचर कैसे सवाल बनाता है? ऐसे बनाता है सवाल, ऐसे मैंने बना के समझाया आपको। कितने सेल्स हो गए हैं? 3 हो गए हैं। चौथे पे चलते हैं। सर फोर्थ सेल कौन सा है, समझते हैं। द फोर्थ सेल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दी, कौन से है हमारे पास, वो है हमारे पास आर्जेंटिफिन सेल्स। कौन से? आर्जेंटाफिन सेल्स। अरे सुन लेना, ये आर्जेंटिफिन सेल्स ना एक ही टाइप के सेल्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होंगे। तो अभी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी इनका नाम आएगा, ठीक है। सर ये क्या करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं 3 चीजें। कितनी चीजें? 3 चीजें। कौन कौन सी? नंबर 1, दे सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन। क्या सीक्रेट करते हैं हमारे पास? ये सीक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, सेरोटोनिन और हिस्टाडीन। तो सबसे पहले मैं आपको सोमैटोस्टैटिन ना पढ़ा दे रहा हूं, सेरोटोनिन। उसका कारण है, मैं आपको समझाता हूं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको सेरोटोनिन। तो ध्यान दें, कहते हैं सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन ना एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। क्या है ये? एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। सर क्या होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर? वैसोकंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करवाता है, छोटा कर देता है साइज में। नहीं बात समझ में? चलो मैं समझाता हूं आपको, 1 मिनट। देखो, जैसे कि मान लो कि ब्लड वेसल का साइज पहले इतना था, ठीक है, पर जब ये सेरोटोनिन आके मतलब वैसोकंस्ट्रिक्टर आके इस पे गिरेगा तो द साइज ऑफ दिस विल रिड्यूस। इसका साइज क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। और उससे क्या होगा उसके कम होने से? तो उसको भी समझिए आप। देखो यार, पहले जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो पहले इतना था, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? इतना हो गया। कम हो गया ना भाई? हाँ या ना? एरिया क्या हो चुका है? एरिया कम हो चुका है। अब क्या होगा? अच्छा, प्रेशर क्या होता है मेरे पास? प्रेशर होता है मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया। पहले एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम था। अभी क्या हुआ? अभी एरिया कम हो गया। तो एरिया कम हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली दिस सेरोटोनिन इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय वैसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, ये कहीं और भी काम करता है। मतलब इसका जो मेजर जो फंक्शन है, इसका मूल फंक्शन, दैट इज दी वैसोकंस्ट्रिक्शन। पक्का? अब इसने वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा दिया तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब कम कौन करेगा? इसके पिताजी तो आएंगे नहीं करने के लिए। तो वहां पे जो काम करेगा वो करेगा कौन? हिस्टाडीन। कौन काम करेगा? हिस्टाडीन। नहीं क्या कह रहा हूं मैं? हिस्टामिन। हिस्टाडीन क्या होता है भाई? दबे चलो मेरे मुंह से निकल गया, पूछ ही लेता हूं। हिस्टाडीन क्या होता है? पढ़ के रखना। पता है कहाँ मिलेगा तुम्हें? ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिलेगा, लिखा हुआ कहीं पर कोडॉन के अंदर, पूछूंगा बाद में। सही है, चलो। तो हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इसका उल्टा काम करता है, वो वैसो डायलेटर है। क्या है वो? वैसो डायलेटर। वो ब्लड वेसल्स क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। नहीं मतलब कि पहले साइज इतना था, अभी साइज क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है, अब आ जाओ किस पे? तीसरी चीज इसकी मैं सबसे पहले बात करता था, करने वाला था, वो है हमारे पास क्या? सोमैटोस्टैटिन। कौन सा है वो हमारे पास? सोमैटोस्टैटिन। सर ये क्या करता है? इसके बारे में बात मैं 2 मिनट में करता हूं। उससे पहले ना आप ये, जैसे हमने अर्जेंटिफिन सुना है ना, अर्जेंटिन सेल्स के बारे में बात करी है, एक और सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जरा। आ जाओ। वो जो सेल्स आ रहे हैं मेरे पास टाइप नंबर 5, वो है मेरे पास कौन से वाले जी? उनका नाम है जी सेल्स। क्या? जी सेल्स। सर बड़ी इज्जत से बोल रहे हो जी सेल्स? अरे इज्जत से नहीं बोल रहे, उनका नाम ही जी है। जी का मतलब क्या है? गैस्ट्रिन सेल्स। क्या नाम है इनका? गैस्ट्रिन सेल्स। सर क्यों नाम रखा गया इनका गैस्ट्रिन सेल्स? बिकॉज दे सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज नोन एज गैस्ट्रिन। क्या करता है? ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसका नाम क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या करता होगा ये गैस्ट्रिन हार्मोन बाय द वे? क्या लग रहा है आपको? सुने मेरी बात को। देखो यार, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ना, ये जाता है और आके काम करता है इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। इस पे काम करता है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोलता है कि तुम लोगों को मैंने ऐसे यहाँ पे क्या सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए बोला रखा है? नहीं, क्या करो इसके ऊपर? इसके जाओ और प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन क्या करवाओ? रिलीज करवाओ। तो गैस्ट्रिन विल कम एंड वर्क ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड रिस्पॉन्स, एंड दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ
गैस्ट्रिक जूस, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स ही नहीं, कौन, ये भी क्या होंगे, ये भी रिलीज होगा, मतलब HCl भी रिलीज होगा। पक्की बात है, मुश्किल तो नहीं है। तो ये रिलीज करवा रहा है। पर जो सोमैटोस्टैटिन है, कौन है जी, जो हमारे पास सोमैटोस्टैटिन है, वो क्या कर रहा है, वो उसको बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन क्या करने वाला है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ दिस गैस्ट्रिन, ये इन हार्मोन्स की रिलीज को रोकता है। तो जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं, ये उनकी रिलीज को रोकता है। डाइजेस्टिव हार्मोन्स की जो क्या होती है, रिलीज हुआ करती है, उनको रोकता है, उसको इनहिबिट करता है। कहता है भाई तुम रिलीज नहीं होगे। ठीक है, आसान है कि नहीं है, पक्का। अब सुनो, पेपर में सवाल कहाँ से पूछ सकता है। अगर मैं कभी पेपर बनाऊंगा तो मैं पेपर में सबसे पहले सवाल पूछूंगा यहाँ से, इस वाले पार्ट से, दिस पोर्शन, पक्का। उसके बाद सवाल पूछूंगा इस वाले पोर्शन से, बिकॉज दीज टू पोर्शंस आर गिवन इन दी एनसीईआरटी। रेस्ट, अच्छा इससे तो सवाल नहीं, आप पूछा जाएगा कि क्या पूछेगा, म्यूकस नेक्सल्स कैसे रीड करते हैं, पूछेगा क्या, तो बताइए म्यूकस रीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे सवाल पूछना होगा तो फिर मैं जाऊंगा और मैं फिर पूछूंगा कहाँ से, जी सेल से, क्योंकि थोड़ी सी कॉमन चीज है और ये भी एनसीईआरटी में दे रखी है। सर डाइजेशन में तो हमने पढ़ा नहीं, इसको नहीं। दिस थिंग इज गिवन इन चैप्टर नंबर 22, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, वहां पूछा गया है इसके बारे में। सही है, और फिर मैं लास्ट में पूछूंगा तो इससे सवाल पूछूंगा। और अगर मैं इससे भी सवाल पूछने के लिए आया तो मैं सिर्फ सेरोटोनिन और हिस्टामिन से पूछ के रुक जाऊंगा, इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। आसान है कि नहीं है, पक्का। कितनी चीजें हो गई हमारे पास, क्या क्या पढ़ लिया, माउथ पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, स्टमक के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, गैस्ट्रिक हार्मोन्स पढ़ लिए। तो यहाँ तक क्या होता है, ये वाली चीज खत्म होती है हमारे पास। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम स्टमक पढ़ चुके हैं। स्टमक के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, स्टमक के अंदर मैंने आपको स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसके पार्ट्स पढ़ा दिए, और हम उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वाला पोर्शन भी देख चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो स्टमक से जो फूड है वो आगे पास कर दिया जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसको समझते हैं। कहता है कि स्टमक का जो लास्ट वाला पोर्शन था, लास्ट पार्ट जहाँ पे स्टमक खत्म हो रहा था, कौन सा था, दैट वाज द पाइलोरिक रीजन, फोर्थ रीजन था ना ये, मतलब सबसे ऊपर फंडस, फिर कार्डियक, कार्डियक के बाद हमारे पास कौन सा आता था, बॉडी, और फिर आता था पाइलोरिक। तो पाइलोरिक के भी दो पार्ट थे, कौन कौन सा, एक था मेरे पास पाइलोरिक एंट्रम और एक था मेरे पास पाइलोरिक कैनाल। तो जो पाइलोरिक कैनाल वाला पोर्शन था, ये जो आपको दिखाया था मैंने ऐसे करके, पाइलोरिक कैनाल वाला जो पोर्शन था, ये आगे जुड़ता था किसमें, ड्यूडेनम में। किसमें जुड़ता था, एक ऐसे करके सी शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास, एंड दिस इज नोन एज ड्यूडेनम। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास, दैट इज द पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक कैनाल। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। आसान है, एंड दिस इज द ड्यूडेनम। सो कैसा है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज सी शेप स्ट्रक्चर। अच्छा, कुछ बुक्स में ना इसको यू शेप्ड भी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है सी शेप और यू शेप में। तो आप पेपर में कुछ भी आएगा उसको मार्क कर देंगे आप, कोई ऐसे कोई वैसे तो इतना कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आने वाला, मुश्किल तो नहीं है। तो कहता है पाइलोरिक रीजन से जो फूड एंटर कर रहा है कहाँ पर, इस ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है ना, इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर्स हैं जो उस फूड के एंट्री को कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, और वो कौन से स्फिंक्टर्स हैं जी, उन स्फिंक्टर्स को कह देता हूँ क्या मैं, किसके बीच में, वो है पाइलोरिक रीजन के बीच में और किसके, ड्यूडेनम के बीच में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो उसको कहता हूँ क्या मैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। क्या कहता हूँ उनको मैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। आसान है कि नहीं है, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो जो कर्वेचर बन रहा है यहाँ पे ड्यूडेनम का, दिस इज द ड्यूडेनम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी नॉट एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी वाले नॉच के अंदर यहाँ पर ही क्या है, एक ऐसे करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको कहता हूँ क्या मैं, पेनक्रियाज। ऑल दो पेनक्रियाज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, पर आप ध्यान रखना कि पेनक्रियाज इस वाले रीजन में होता है। अच्छा, ऊपर तो स्टमक था, तो स्टमक के नीचे वाले पार्ट पे, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पूरा जो पार्ट है, तो इस वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे पेनक्रियाज प्रेजेंट है। तो पेनक्रियाज के की जो डक्ट है, क्या है जो पेनक्रियाज की डक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, ऐसे करके बनाता हूँ मैं इसको, तो दिस डक्ट इज नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट है ये, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो पेनक्रियाटिक जूस लेकर आएगी। ऊपर से भी एक डक्ट आ रही है, कौन सी मेरे पास, हेपेटो, मतलब बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट कहता हूँ मैं इसको। तो दोनों मिलने के बाद क्या बना लेती हैं, कॉमन डक्ट बना लेती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मिल गई वो, ठीक है, तो उस कॉमन डक्ट को कहता हूँ क्या मैं, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। थोड़ा समझने के लिए ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब वो क्या करेगी, वो अपने सिक्रेशन कहाँ पे पोर करेगी, इट विल पोर इट सिक्रेशन इनटू द ड्यूडेनम। तो डायरेक्ट डालने से पहले ना क्या करेगी, यहाँ पर ना वो एक एम्पोला फॉर्म करेगी, एक स्वेलिंग होगी, ऐसे मोटा वाला पार्ट होगा ऐसे, और उसके बाद अंदर जाएगा वो। तो यहाँ पे जो एम्पोला फॉर्म हो रहा है किसका, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का। जी कौन सी डक्ट है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। हेपेटो मतलब जो लीवर से आ रही है, पेनक्रियाटिक मतलब जो पेनक्रियास से आ रही थी, उनको मिला के जो डक्ट बनाई गई है, दैट इज हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट।
और हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट अपना सिक्रेशन कहाँ डाल रही है, ये डाल रही है ड्यूडेनम में। कहाँ पे डाल रही है, ड्यूडेनम में डाल रही है। और ये जो यहाँ पर हमारे पास बनकर आ रहा है क्या, एम्पुला, इसको कहता हूँ क्या मैं, एम्पुला ऑफ वेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है ये, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पक्का बढ़ जाए, मुश्किल तो नहीं है, हाँ या ना, चलो जी ठीक है। सो दिस इज द ड्यूडेनम में सिक्रेशन आ गई है। तो एक तो ड्यूडेनम में सिक्रेशन पेनक्रियाज और लीवर की आ रही है, और ड्यूडेनम खुद भी क्या करेगा, कुछ चीज़ों को सिक्रेट करेगा। तो हम पढ़ेंगे कहाँ पर, ग्लैंड्स में। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे ड्यूडेनम हो गया। तो ड्यूडेनम के बाद क्या होगा, ड्यूडेनम के बाद एक ऐसा कॉइल्ड पार्ट आएगा ऐसे वाला, ठीक है, उसको कहूँगा क्या मैं, जेजेनम। क्या कहूँगा मैं उसको, जेजेनम। और जेजेनम के बाद क्या होगा, वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कॉइल्ड कर जाएगा और पतला भी हो जाएगा, मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दैट विल बी नोन एज इलियम। क्या कहलाएगा, इलियम। यार बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, आसान है। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजेनम और तीसरा इलियम, ठीक है। तो सर टोटल लेंथ कितनी आ रही है, तो ड्यूडेनम तो रिलेटिवली काफी छोटा होता है, 25 सेंटीमीटर के करीब का होता है ये, बट इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, whereas jejunum is comparatively longer than the duodenum and the length of the jejunum is around 1 मीटर। कभी आप इसको देखेंगे तो करीब 1 मीटर के आसपास तक का यह होता है, बट द इलियम इज कंपेरेटिवली वेरी लार्ज। इसकी लेंथ होती है, कितनी होती है, 2 मीटर का ये इलियम हमारे पास होता है। मतलब अगर मैं फीट से बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो करीब कितनी है, 6 फीट के आसपास है, 6 सवा 6 फीट के आसपास है। मतलब मेरी हाइट से लंबे हैं ये, मैं तो मतलब 5 7 5 8 कहूँगा, मेरे से भी लंबे। तो सर इतनी लंबी चीज़ कैसे रखी गई है पेट के अंदर, नहीं ऐसे नहीं, कैसे रख दिया, बस उठा के क्या कर रखा, कॉइल करके रखा हुआ यहाँ पर वाले पार्ट पे। पक्का है, मुश्किल तो नहीं है। अब आप सुन लो, कहता है कि जो ड्यूडेनम है ये क्या है, ये ना सबसे चौड़ा पार्ट है, इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट है वाला, ठीक है। जबकि जो जेजेनम है वो बहुत चौड़ा नहीं है, वो क्या है, वो कंपेरेटिवली छोटा है। और जो उसकी वॉल्स हैं, क्या हैं, जो इसकी वॉल्स हैं, वॉल्स आर थिक, इसकी वॉल्स काफ़ी थिक हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और ही बताना चाहूँगा। जैसे मैं इसकी वॉल्स बनाता हूँ तो ना, वॉल्स बनाने के लिए ना, जैसे ये तो मैं पूरी मैंने इसको काट दिया मान लो बीच में से, ठीक है। अब ये जो चीज़ कट गई है, कटने के बाद ना मैं इसको ऐसे खोल के आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको ऐसे नजर आ रही होगी ओपन करके, ठीक है जी। अब हमें लगता है कि इसके अंदर ऐसे करके ट्यूब होगी, से लाइक दिस, हाँ या ना, नहीं ऐसी ट्यूब नहीं है इसके अंदर। एक्चुअली ना ये ना इनफोल्डिंग्स हैं, क्या है, इनफोल्डिंग्स हैं, एंड इनफोल्डिंग्स आर लाइक दिस, एंड दीज इनफोल्डिंग्स फॉर्म विलाई। क्या फॉर्म करती हैं ये फॉर्म करती हैं विलाई। भाई आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, तो विलाई कहाँ पर होंगी, विलाई वैसे तो पूरी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होंगी, ठीक है। पर जो विलाई है किसकी, जेजेनम की, वो क्या है, वो थिकर है, दे आर मोर थिकर, विलाइज आर थिकर एज कंपेयर टू दी ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो विलाइज थी काफी थी, वो पतली थी, पर जो जेजेनम की जो विलाइज होती हैं काफी मोटी होती हैं वो। पक्का जी, ठीक है। अच्छा विलाइज किसकी इनफोल्डिंग से बनती है, कौन सी लेयर की, टू द इनफोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोजा लेयर। कौन सी लेयर, म्यूकोजा। और म्यूकोजा के ऊपर कौन सी लेयर आती है, दूसरी वाली, एक और लेयर यहाँ पे फॉर्म होती है अगर मैं इसको बनाऊं तो। सो दिस इज नोन एज सब म्यूकोजा। इन सबको ना मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कब, अभी जब मैं आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे पास कौन सी होगी, सबसे पहले कौन सी है, म्यूकोजा, ये म्यूकस सीक्रेट करेगी, और ये हमारे पास सब म्यूकोजा जो म्यूकोजा के ऊपर है। कोई दिक्कत है, पक्का। तो ये हम बात हो गई किसकी, जेजेनम की। इलियम वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा लंबा पार्ट है, और जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, किसी बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन वाला जो पोर्शन है वो कहां पर होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इलियम वाले पार्ट पे ही हुआ करता है। एब्जॉर्प्टिव होती है, एब्जॉर्ब करती है चीजों को ये, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और, इलियम में क्या होता है, एक लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, और उन लिम्फोइड टिश्यूज को मैं कहता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। कौन से हैं वो है पेयर्स पैचेस। कौन से हैं, पेयर्स पैचेस। ये पैचेस की फॉर्म में एक लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो कहता हूं क्या है, पेयर्स पैचेस। और आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये पेयर पैचेस क्या है, दे आर द सेकेंड, ये क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। क्या है ये, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मैच्योरेशन होती है किसकी, बी लिम्फोसाइट्स की। बी लिम्फोसाइट्स यहीं पर ही बना करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स बनाया करते हैं, मतलब बनते नहीं है, मैच्योर होते हैं। बनते तो कहाँ पर है, बोन मैरो में बनते हैं। देखो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बनेंगे तो कहाँ पर, बोन मैरो में। पर जो मैच्योर होंगे कहाँ पे, थाइमस में जाके वो कहलाएंगे टी लिम्फोसाइट्स, और जो मैच्योर होंगे कहाँ पर, पेयर्स पैचेस में जाके वो कहलाएंगे कि हमारे पास लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स।
दिक्कत तो नहीं है, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं छोटे छोटे ये, पक्का। कोई दिक्कत है, नॉलेज मिल रही है आपको कि नहीं मिल रही है? मिल रही है सर। चलें जी, बढ़ जाएं, चलें आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ते हैं क्या इस वाले पोर्शन को कि सर ये तो ठीक है, पर यहाँ पे ग्लैंड्स कौन से प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, जो सेक्रेशन दे रहे होंगे। तो सुन लेना मेरी बात को, अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूंगा यहाँ पर, तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो है हमारे पास कौन से, एक तो है जो कहां पर है, दैट आर प्रेजेंट इन दिस म्यूकोजा। कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट है। और कुछ ऐसे हैं जो कहां पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन दी सब म्यूकोसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, सुन लेना। इसमें भी कई बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो म्यूकोजा में जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, उनको कहता हूं क्या मैं, क्रिप्ट्स। क्या कहता हूं उनको मैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन। और जो प्रेजेंट है कहां में, सब म्यूकोसा में, उन्हें कहता हूं क्या मैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या कहता हूं उनको मैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। अरे हाँ या ना, मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन। कौन से प्रेजेंट है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन के सेल्स पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। जबकि सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है? ब्रूनर्स ग्लैंड। सही है कि नहीं है? नहीं है सही। क्यों सर, क्या गलत पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया, कुछ भी गलत नहीं पढ़ाता भाई मैं, ध्यान रखना इस वाली बात का। बात यह है कि जो सब म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा मैं बता दूं आपको, ये पूरी इंटेस्टाइन की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिओडेनम की बात कर रही है यहाँ पे। बात ही किसकी हो रही है यहाँ पर? केवल और केवल डिओडेनम की बात हो रही है। मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, और अगर ऑप्शन में दे रखा हो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आंसर जाएगा डिओडेनम। पर अगर उसने ये पूछ लिया कि वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, तो पूछा जाएगा अगर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस या सेरोसा, तो आंसर जाएगा सब म्यूकोसा। क्या आंसर जाएगा? सब म्यूकोसा। कोई मुश्किल यहाँ तक? पक्का जी, बढ़ जाएं, चलें। अब हम सबसे पहले उठाते हैं किसको, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन को, और इनको पढ़ना क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सही है, चलो आ जाओ जरा। देखो यहाँ पर ये मेरे पास विलाइज है, हाँ या ना। तो जैसे विलाई उठ रही है, फिर बैठ रही है, फिर उठ रही है, तो ये दो विलाई ऐसे उठ रही हैं और बैठ रही हैं। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ कि मान लो जी एक विलाई थी, ये उठी और ये बैठ गई, फिर उठी और ये फिर बैठ गई। तो ये तो हो गई कि हमारे पास दीज आर द टू विलाइज। मैं इनको मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या है ये हमारे पास, दीज आर दी विलाई। और इन विलाई का जो बीच में डिप्रेशन है, जो डेप्थ है, खाई जो है यहाँ पर, जैसे देखने में लग रहा है ऐसा है, पर मैं बता दूं ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ना फर्दर और ऐसे डिप्रेशंस हैं, कुछ ऐसे देख रहे हो आप, ये जो खाई बनकर आ रही है नीचे को, एक झुकाव बनकर आ रहा है, और इस खाई को, इस झुकाव को कहता हूं क्या मैं, क्रिप्ट्स। क्या कहता हूं इसको मैं, ये है एक्चुअली क्या, क्रिप्ट्स। कौन सी क्रिप्ट्स? दे आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन। और यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हो गए हैं, काफी मैच्योर, मतलब चेंज हो गए हैं, मॉडिफिकेशन शो कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक दिस। मैं यहाँ पे सेल्स बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। भाई आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही मेरी? क्या है ये, कौन से सेल्स हैं? दीज सेल्स फॉर्म्स क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन। और ये सेल्स क्या है, ये एक्टिवेट हो गए हैं। जैसे मैं इनमें भी क्या है, कुछ टाइप्स के सेल्स हैं। जैसे जो बिल्कुल बेसिस पे प्रेजेंट है, से इस वाले सेल की अगर मैं बात करूं, तो ये बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट है, इसको कहता हूं क्या मैं, पैनिथ सेल। क्या कहता हूं मैं इसको, पैनिथ सेल। क्या करते हैं पैनिथ सेल्स? पैनिथ सेल्स वैसे तो इनका फंक्शन अभी तक बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, पर मैं आपको बता दूं उसका फंक्शन जो डिफाइंड है वो ये है कि दे सिक्रीट लाइसोजाइम्स। क्या सीक्रेट करते हैं? लाइसोजाइम्स। अरे सर लाइसोजाइम्स तो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, हाँ या ना? होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो पैनिथ सेल्स हैं, दे सिक्रीट लाइसोजाइम्स दैट आर एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। कैसे हैं ये? एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने के काम आते हैं। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन सिक्रीट्स द लाइसोजाइमल एंजाइम्स दैट आर एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। ये एंटीबैक्टीरियल कुछ ऐसे करके सवाल था, सो आंसर गया क्या उसका, पैनिथ सेल। ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी वाली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो बताई मैंने आपको, ठीक है। चले आगे हैं, और क्या यहाँ पर हमारे पास एक तरह के सेल्स और भी हैं, मैं ये वाले दिखाऊं। ये कौन से हैं सर जी? ये हमारे पास गॉबलेट सेल्स। कौन से सेल्स? गॉबलेट्स तो ये वाले होते हैं। चलो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मान लो कि वाला जो सेल है, दिस सेल, दिस इज दी गॉबलेट सेल। ये थोड़ी ऊपर की तरफ को होते हैं, और क्या करती हैं ये, दीज गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रीट करते हैं ये म्यूकस सिक्रीट किया करते हैं। और ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं बीच में, ये वाले जो मैंने लाल रंग से दिखा रखे हैं, दे आर आर्जेंटिफिन सेल्स। कौन से हैं ये? आर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है। सर इनका क्या काम है आर्जेंटिफिन सेल्स का? आर्जेंटिफिन सेल सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है
सिक्रीटिन। क्या नाम है? सिक्रीटिन। याद रहेगी कि नहीं रहेगी बात मेरी? बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और अभी तो ये है कि मैं डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अभी तो हमको बिल्कुल ऊपर से बातें बता रहा हूँ। कहाँ से बताना शुरू करा था मैं आपको? चलो वापस लेके चलता हूँ। मैंने बताना शुरू करा था कि स्टमक अपना फूड कहाँ डालेगा? अपना फूड डालेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से वाले पार्ट में? ड्यूडेनम में। अच्छा, स्मॉल स्टमक का लास्ट पोर्शन पार्ट कौन सा था हमारे पास? पाइलोरिक रीजन था, और पाइलोरिक रीजन का लास्ट पोर्शन था हमारे पास पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक कैनाल क्या कर रही है? फूड डाल रही है कहां पर? ड्यूडेनम के अंदर, और इनकी फूड की एंट्री को रेगुलेट कर रहा है कौन? पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। कौन रेगुलेट करने हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। कहता है ये ओपन हो रहे हैं कहां पर? ड्यूडेनम में। कहते हैं ड्यूडेनम में क्या है? एक और वॉल है, एक और डक्ट है जो आके मिल रही है, सो कहता हूं क्या मैं? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो लीवर और बाइल दो मतलब लीवर और पेनक्रियास दोनों की सिक्रेशन को लेकर आ रही है, और जब इसके अंदर सिक्रेशन डालती है तो उससे पहले क्या फॉर्म करती है? ये एक एम्पुला फॉर्म करती है, सो कहता हूं क्या मैं? एम्पुला ऑफ वेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे क्या होता है? ये फोल्ड करती है, और फोल्ड करने के बाद ये फोल्ड मतलब कॉइल करती है और बनाती है क्या? जेजनम। क्या बनाती है? जेजनम। जेजनम के बारे में ध्यान रखना है कि जेजनम एक तो ड्यूडेनम से चौड़ा है, चौड़ा नहीं लंबा है, पर चौड़ाई में कम है, और इसकी जो वॉल्स और विलाइज हैं वो क्या है? काफी थिक है, काफी पतली मोटी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद हमारे पास इलियम। क्या है? इलियम। इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, और इलियम के अंदर कुछ पैचेस में, कुछ डिफ्यूज्ड फॉर्म में, डिस्पर्स्ड फॉर्म में क्या है? लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट है, जिसका नाम है, जिनको मैं कहता हूं क्या? पेयर्स पैचेस। ये आपने कहां पढ़ा होगा? इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th में, जहां पे आप पढ़ते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। वहां पे आता है ना टॉन्सिल्स, स्प्लीन, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, सुने हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नड्यूल्स, तो उसमें से पेयर्स पैचेस भी आया करता था। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, बता दूं पक्का? चलो देखो ये जो पेयर्स पैचेस है ना, इनको कई बार हम क्या कहते हैं? इनको हम इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। तो अगर कभी पेपर में एम्स वगैरह पूछ सकता है ऐसा सवाल, बाकी नीट तो नहीं पूछता। अगर उसने कभी पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉन्सिल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, तो आंसर जाएगा हमारे पास क्या? पेयर्स पैचेस। क्या आंसर जाएगा? पेयर्स पैचेस। तो इतनी बात हमने करी थी, फिर हम आगे बढ़ गए थे। मैंने कहा था जो विलाइज हैं, क्या है? जो विलाइज हैं वो म्यूकोजा की किससे बनी हुई है? इनफोल्डिंग से बनी हुई है, और जो इनफोल्डिंग से उनके बीच में ये वाला जो जगह है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कुछ और अंदर की तरफ डिप्रेशन है, उनको कहता हूँ क्या मैं? क्रिप्ट्स। और क्रिप्स के पास क्या है? 3 तरह के सेल्स हैं। कौन कौन से? पहला है गॉबलेट सेल्स, जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस। दूसरे आर्जेंटिफिन सेल्स, जो सीक्रेट करते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का फंक्शन बाद में पढ़ाऊंगा। और तीसरे हमारे पास कौन से? पैनेथ सेल, जो सीक्रेट करते हैं मेरे पास क्या? लाइसोजाइमल एंजाइम, जो नीट 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है तो मार्क कर लो, नोट कर लो कहीं पर, ठीक है ना? पूछ लेना मेरे से अभी वाली बात। बड़े चलो, फिर हम आगे बात कर रहे थे किसकी? मतलब अब आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? हम ब्रूनर्स ग्लैंड। किसकी बात करते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पर है? ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो सीक्रेट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? बेसिकली ये एक वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, वाटरी फ्लूइड होता है, एंड दैट जनरली कंटेन्स सम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कंटेन करता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही कंटेन करता है। मुश्किल तो नहीं है, हाँ या ना बता दो जी मेरे को आप लोग। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो अब देखो, ये जो सब चीजें सीक्रेट हो रही हैं, साथ में एंजाइम्स भी सीक्रेट होंगे बहुत सारे, तो उन सब चीजों को मिला के मैं कह दूंगा क्या? सूकस एंटेरिकस। क्या कह दूंगा इसको मैं? सूकस एंटेरिकस। सूकस एंटेरिकस इज द इंटेस्टाइनल जूस। क्या है ये है इंटेस्टाइनल जूस। अब आप पूछोगे सर इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हुआ करते हैं, तो इसके बारे में तब पढ़ाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा क्या मैं? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला टॉपिक उसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? कोई मुश्किल? बढ़ जाए हम आगे चलें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो आपको समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन से पार्ट थे हमारे पास? था ड्यूडेनम, फिर था हमारे पास जेजनम, और फिर था हमारे पास इलियम। तो मान लीजिए कि यहां से क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है इलियम हाईली कॉइल्ड फॉर्म पे, ऐसी तो था, ये इलियम है। और इलियम जो है वो अपना सिक्रेशन कहां पे डालने वाला है? लाके सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन तो नहीं बोलना चाहिए, फूड जो है इसके अंदर वो कहां डाल देगा? वो डाल देगा एक ऐसे करके पाउच लाइक स्ट्रक्चर है यहां पर। दिस इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सीकम। क्या है ये? सीकम। अरे सर आप तो कह रहे थे कि हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, आप तो कह रही हो सीकम कितने डाल देता है। हाँ तो सुनो मेरी बात, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? पहला पार्ट है हमारे पास सीकम, सीकम के बाद है दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा? कोलोन, और जी कोलोन के बाद है हमारे पास कौन सा? रेक्टम। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ large intestine, namely cecum, colon and rectum. So from the ileum of small intestine, the food will be
food will be transported to the cecum. So cecum is the first part and it is cyclic part. Although humans में तो बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता because we are not herbivores, we are omnivores, but in case of herbivores it is very well developed. जैसे अगर मैं बात करता हूँ रैबिट की, so in case of rabbit it is very much developed. तो ध्यान रख लेने वाली बात, तो herbivores के अंदर क्या होता है, ये बढ़िया तरीके से डेवलप होता है. अच्छा, रैबिट के अंदर कोई और चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हुआ करती थी क्या? बताओ मेरे को कौन सी चीज़ थी? पढ़ाया तो मैंने टीथ के अंदर, टीथ में कह रहा हूँ माउथ में, पैपिले हुआ करते थे. कौन से वाले? सर्कमवैलेट, फोलिएट. कौन से? फोलिएट पैपिले सबसे लंबे, मतलब सबसे लंबे नहीं, रैबिट्स के अंदर वेल डेवलप हुआ करते थे. सही है. तो ये तो बात हुई किसकी, हमारे पास सीकम की. अच्छा, सीकम के अंदर क्या है? सीकम के अंदर ना कुछ माइक्रोब्स भी रहते हैं. क्या भी रहते हैं? कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हैं. और ऐसे नहीं है कि मुफ्त में रह रहे हैं, वो मतलब हमें किराया दे रहे हैं. सिर्फ किराया दे रहे हैं. हाँ, किराया मतलब कुछ हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं वो. ठीक है. सो दे आर द बैक्टीरिया दैट लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन. किसमें रहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं. बदले में हमसे कुछ लेते हैं, बदले में हमको कुछ दे दिया करते हैं. तो हम तो इनको क्या दे रहे हैं? इन बैक्टीरिया को रहने के लिए दे रहे हैं इनको जगह. वी आर प्रोवाइडिंग द शेल्टर टू दीज बैक्टीरिया. But what in turn these bacteria are providing to us? So that is कि ये दो विटामिन बनाया करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो बनाते हैं क्या है? विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी भी ये बनाया करते हैं. हाँ या ना? पक्की बात है. तो ध्यान रख लेना कि विटामिन के जो बन रहा है हमारी बॉडी में, उसको कौन बना रहा है? उसको ये बैक्टीरिया ही बना रहे हैं. एंड विटामिन के इज वेरी मच एसेंशियल, वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन के ही क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन की मैच्योरेशन करता है. तभी उसी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फेब्रिन उसको फेब्रिन में कन्वर्ट करता है. तो क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसलिए अपने मन से कभी बीमार हो जाए तो अपने मन से कभी एंटीबायोटिक मत खा लिया करो उठा के. कहीं तुम बन जाओ क्या जीकेडीज. तुम जानते हो जीकेडीज क्या होते हैं? जीकेडीज होते हैं घर के डॉक्टर्स बन जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता है एंटीबायोटिक खानी है, तो डोंट बी अ जीकेडी. क्योंकि अगर आपने डॉक्टर से बिना पूछे एंटीबायोटिक खा ली, वैसे तो थोड़े दिन में आप खुद ही डॉक्टर बनने वाले हो, पर अगर आपने खुद ही एंटीबायोटिक खा ली तो अभी तो आपको पता नहीं है ना, भी बने थोड़ी डॉक्टर, तो नीट निकालोगे फिर बनोगे. तो आपको पता नहीं है मेडिसिन का, फार्मेकोलॉजी का आपको पता नहीं है कुछ भी कि दवाई कैसे काम करने वाली है. अब हो सकता है कि वो वाली अननोन एंटीबायोटिक है, आपको पता नहीं था, आपने वाली एंटीबायोटिक खा ली और उसने जाके इन बैक्टीरिया को किल कर दिया. एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को तो मारती है, और इस बैक्टीरिया के मरने से क्या हो गया? विटामिन के की सिंथेसिस बॉडी में कम हो गई. सो इट विल अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. सो डोंट बी अ जीकेडी. सही है. चलें आगे बढ़ जाएं. ओके. सो फ्रॉम द इलियम द फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी सीकम पार्ट. और यहाँ पे ना ऐसे डायरेक्शन डाल दिया जाएगा. यहाँ पे भी क्या है? गेट्स लगे हुए हैं. गेट मतलब स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, और इन स्फिंक्टर्स का नाम है क्या? बता दो. किस किस के बीच में? ये इलियम और सीकम के बीच में. तो कहता हूं क्या मैं? इलियोसिकल या इलियोसिकम वॉल्स या स्फिंक्टर्स. इलियोसिकल वॉल्स या स्फिंक्टर्स. पक्की बात है कि नहीं है यार? हाँ या ना? समझ आई बात यहां तक? आसान है मुश्किल है? आसान है. अच्छा सुनिए एक बात और. कहता है कि यहां पर ना किसमें? सीकम का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ऐसे करके बड़ा सा पार्ट ऐसे करके यूं निकल रखा है. जानते हैं आप लोग इसको? हाँ, सभी लोग जानते हैं. क्या नाम है इसका? इसका नाम है हमारे पास वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. क्या नाम है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. पक्का जी? मुश्किल तो नहीं है. वैसे तो उसको हम कहते थे कि यार क्या है हमारे लिए? वेस्टिजियल है, मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है. नहीं होता तभी भी क्या था? तभी भी कोई दिक्कत नहीं थी. जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे जो थर्ड मोलर होता है, नहीं है ना भाई आपके माउथ में, वो मेरे माउथ में है, पर वो वेस्टिजियल है, मतलब मेरी बॉडी में तो आ गया है, पर अभी तक नहीं आया. तभी तक भी तो खाना खा ही रहा था, अभी तो खाना खा रहे हो, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है. तो वैसे भी हमें इस वाले वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है. अगर हटा भी दिया जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी. सर मतलब कुछ सोच समझ के तो बॉडी के अंदर रखा गया होगा. हाँ, रखा गया था, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है. इट इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. और अगर बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, बॉडी के अंदर क्या है? पड़ा हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मतलब पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लिम्फोइड और टिश्यू की तरह काम कर रहा है. पर अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं, कर देते हैं. क्या होता है? आपने सुना होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स. सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स नोन एज अपेंडिसाइटिस. इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस, जिसमें क्या होता है? इसमें ये अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन रहती है. सोचिए मोटा रहता है और बड़ा दर्द होता है पेट में. उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम यहाँ से इसको ऑपरेट करके यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिया करते हैं. तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो. सही है. चलें जी आगे बढ़ जाएं. तो सीकम के बाद क्या होगा? सीकम के बाद जो फूड है वो डाल दिया जाएगा कहाँ पर? कोलोन में. कहाँ पे? कोलोन में. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट,
दिख रहा है आपको? ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा भी नहीं, ये नहीं होता, छोटा ही रहता है वाला पार्ट। सो दिस इज नोन एज असेंडिंग कोलोन। क्या कहलाते हैं मेरे पास ये? दिस इज द असेंडिंग कोलोन। और ध्यान रखना कि 3 कोलोन है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है और ट्रांसवर्स है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ये सबसे छोटी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जाएगी यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन में, ये कंपेरेटिवली काफ़ी लंबी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको स्केल से नहीं बना रहा, बस मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना काफ़ी, तो स्पेस नहीं होगी उतनी। सो दिस इज द ट्रांसवर्स और फिर है हमारे पास ऐसे कौन सी ये हुई हमारे पास असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। इस डिसेंडिंग कोलोन के बाद यहाँ पर भी क्या आता है? यहाँ पर भी एक पार्ट आता है और इसको कहता हूँ क्या मैं? सिग्मोइड कोलोन। क्या कहता हूँ मैं इसको? सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन के कितने पार्ट हो रहे हैं? 4। पहला असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा नीचे को उतर रही है तो डिसेंडिंग, और ये वाला जो पार्ट है जी क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं हम सिग्मोइड, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई? बढ़ जाएं आगे तो देखें। कहता है कि ये जो हमारे पास कोलोन है, कोलोन के ऊपर क्या है? ऐसे करके ना हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स हैं। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स हैं। एक ये हो गया, एक ये हमारे पास जुड़े हुए हैं, और एक हमारे पास ये है कुछ ऐसे, ठीक है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स को मैं कहता हूँ क्या? दे आर नोन एज टीनिया कोलाई। क्या कहता हूँ उनको मैं? टीनिया कोलाई। एक चीज़ तो ये, तो सारे हमारे पास क्या है? टीनिया कोलाई हैं तीनों। और देख रहे हो आप कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उठे हुए, परफोरेटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, ये वाले। इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को कहता हूँ क्या मैं? हॉस्ट्रा। क्या कहता हूँ उनको मैं? हॉस्ट्रा। एक को कहता हूँ हॉस्ट्रम और वैसे कहता हूँ क्या मैं? हॉस्ट्रा, ठीक है। अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं आया, ठीक है, पर अगर कभी टीचर ने लेवल उठाया, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा पार्ट है ना, टीचर जनरली सवाल पूछता नहीं है। अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो उसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इससे स्मॉल इंटेस्टाइन बनी होती है पूरी, जिसकी रिपीटेशन से, उसको क्या कहते हैं? तो आप बता देंगे, उसको कहते हैं कि हम हॉस्ट्रा। या वो ये पूछ सकता है कि उस पर जो बैंड्स हैं, उन बैंड्स का नाम क्या होता है, उनको क्या, किस नाम से बुलाते हैं? उनको कहते हैं कि हम टीनिया कोलाई। मुश्किल तो नहीं है। चलें, अब क्या होने वाला है आगे? यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन पे आगे खत्म होगा ये, और सिग्मोइड कोलोन के बाद जो फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड सारा का सारा, क्योंकि यहाँ तक जितनी डाइजेशन होनी थी उतनी यहाँ पर हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होने वाला होगा? इसके बाद यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड को, भाई ध्यान दो, यहाँ पर किसको? अनडाइजेस्टेड फूड को डाल दिया जाएगा यहाँ पर ऐसे एक 20 सेंटीमीटर लंबे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। इसको कहता हूँ क्या मैं? रेक्टम। क्या कहता हूँ मैं इसको? रेक्टम। और रेक्टम में अब कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है, वाटर की एब्जॉर्प्शन फिर भी होती है, पर रेक्टम के अंदर अब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाली। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऐसे फिर एक थोड़ी सी लंबी, एक 2 सेंटीमीटर जितनी लंबी ऐसे करके एक कैनाल होगी, जिसको कहता हूँ क्या मैं? एनल कैनाल। क्या कहता हूँ उसको मैं? एनल कैनाल, जो जाके ओपन हो कहाँ पर? एनस पे। कहाँ पर? एनस पे। सो एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो मैंने पढ़ाना कहाँ से शुरू करा था आपको? एंटीरियर ओपनिंग से, जो थी मेरे पास क्या? माउथ। और अब खत्म कर रहा हूँ मैं कहाँ पर? एनस पे। तो एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। कोई दिक्कत? अच्छा सुने, कहता है कि एनल कैनाल के अंदर जब वो एनस में ओपन होने वाली होती है, तो देयर आर 2 स्फिंक्टर्स दैट आर प्रेजेंट देयर। 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो एक तो स्फिंक्टर्स ये वाले हैं, ठीक है। रेड पेन बेटे दम तोड़ चुका है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक तो स्फिंक्टर्स हमारे पास ये वाले हैं, ये अंदर की तरफ हैं। सो दे आर द इंटरनल स्फिंक्टर्स। कैसे हैं ये हमारे पास? दीज आर दी इंटरनल स्फिंक्टर्स, अंदर वाले हैं, पक्की बात है। और ये बने हुए किसके? स्मूथ मसल्स के। किसके बने हुए हैं ये? स्मूथ मसल्स के, इसलिए हमारे कंट्रोल में नहीं होते। दे आर इनवॉलंटरी इन कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ करते हैं। पर जबकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है जो यहाँ पर लगे हुए हैं, नजर आ रही है आपको बात? हाँ या ना? ये हमारे कंट्रोल में हुआ करते हैं। कहता हूँ क्या मैं? एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। क्या कहता हूँ मैं इसको? एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स मैं इसको कह देता हूँ। और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। आसान है कि नहीं है? पक्का है? बढ़ जाएं, ठीक है। वॉलंटरी मसल फाइबर्स के बने होते हैं, पक्का। तो फूड माउथ सेंटर करा था और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमें ब्रीफ आइडिया हो गया कैसे कैसे हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और फिर पढ़ना शुरू करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखो पेन छूट गया हाथ से, ठीक है जी। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन मिलते हैं। तो जी हम 4 लेक्चर देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। तो सर लेक्चर नंबर 5 क्या है? लेक्चर नंबर 1 to 4 में क्या पढ़ा? हमने माउथ पढ़ा, हमने फेरिंक्स के बारे में पढ़ा,
हमने इसोफेगस पढ़ा, हमने स्टमक पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी। तो यहाँ पे पूरी एलिमेंट्री कैनाल तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं क्या, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि अगर कहीं से आप एलिमेंट्री कैनाल को कट करोगे, क्रॉस सेक्शन लोगे तो दिखने में कैसी लगेगी वो, नहीं है बात समझ में। चलो मैं समझाता हूँ। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसे जा रही है, मेरे पास इसोफेगस है, ये आ गया कैसे बड़ा हो जाता है वो पता है, जी शेप में बनता ही है। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टमक लग रहा पर है, ये क्या है मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आप इसको कहीं से भी कट ले लो, जैसे मैं बोल देता हूँ मैंने इसको यहाँ से कट करके ऐसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद ये जो पार्ट होगा, नहीं ये बात समझ में, देखो जैसे ये ऐसे था, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके कट कर दिया। यहाँ से दिखाता हूँ, उल्टा दिखाता हूँ, देखो ये था, मैं इसको यहाँ से करके क्या करा, कट करा बीच में से, तो कट करने के बाद ऐसे हो गया होगा। अब मैं इसको ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ आपको कि भाई आप ये वाला पोर्शन देखो इसका, तो ये देखने में कैसे लगेगा। तो इसको ज़रा स्टडी करते हैं। देखो यार ये ऐसे करके ओपन नज़र आएगा कुछ, ठीक। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो इसके अंदर ना आपको 4 लेयर्स नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे अंदर वाला पोर्शन तो ऐसा हुआ कुछ, ये वाला पार्ट ये तो ओपन है, ये तो कैविटी है, खाली जगह है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा क्या है एक जैसा है, होमोजेनस है। इसमें क्या है, इसमें 4 अलग अलग लेयर्स हैं। तो उन लेयर्स के बारे में क्या करना है, हमने स्टडी करना है, ठीक है जी। तो देखो यार जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की यहीं पर ही, ये वाली, तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, और उसको कहता हूँ क्या मैं, सिरोसा। क्या कहता हूँ मैं इसको, सिरोसा। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो सर ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, देखो ये जो है ये प्रेजेंट है कहाँ से, माउथ से लेकर रेक्टम तक। ये तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। हाँ ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है एक्सेप्ट द इसोफेगस। ये इसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होती, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द इसोफेगस। तो सर फिर इसोफेगस में मतलब क्या सिर्फ 3 ही लेयर्स होती है, नहीं होती 4 ही हैं। पर यहाँ पर उस इसोफेगस में क्या होता है, सिरोसा की जगह क्या प्रेजेंट होती है, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना, ये एक लेयर प्रेजेंट हुआ करती है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कभी पेपर में सवाल पूछ ले कि हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, तो आंसर जाएगा हमारे पास क्या, 4, ठीक है। पहली हमारे पास सिरोसा, दूसरी आएगी हमारे पास मस्कुलरिस, तीसरी आएगी सबम्यूकोसा और चौथी आएगी म्यूकोसा, ठीक है। तो ये तो हो गई कौन सी, सिरोसा। बढ़ जाए आगे, तो दूसरी जो लेयर यहाँ पर मेरे पास आ रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये लेयर है मेरे पास से, दिस कुछ ऐसे, ये एक लेयर नजर आ रही है जी, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्पीड बना देता हूँ, नजर आया। और एक और भी यहां पर ऐसे, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाली जो पूरी की पूरी ये लेयर बनकर आ रही है, ये पूरी ग्रीन यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी जो कंटिन्यूस लेयर है, ये कौन सी है, इसको कहता हूं क्या मैं, मस्कुलरिस। क्या कहता हूं उसको मैं, मस्कुलरिस। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो मस्कुलरिस है इसमें जो बाहर की जो लेयर है, आउटसाइड जो टुवर्ड्स पेरिफेरी है, बाहर वाली साइड पे है, वो कैसी है, वो है लॉन्गिट्यूडनल। कैसी है वो, लॉन्गिट्यूडनल। सो लिख देता हूं क्या मैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सही है, हाँ या ना। और ये जो अंदर वाली है ये कैसी है, ये है सर्कुलर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इनर सर्कुलर। तो बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल है और अंदर वाली कैसी है, सर्कुलर। और ये दोनों किसका ही पार्ट है, पहले तो थी सिरोसा, ये पार्ट है किसका, नंबर 2 का, दैट इज दी मस्कुलरिस। किसका पार्ट है ये, मस्कुलरिस का पार्ट है। आसान है, नहीं है। तो सर इसका नाम क्यों रखा गया, मस्कुलरिस का नाम इसलिए रखा गया बिकॉज इट हेल्प्स इन मस्कुलर मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस। मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस। पक्की बात है कि नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सर ये पेरिस्टालिसिस करती कैसे होंगी, आपके मन में वाला सवाल आ रहा होगा कि सर मतलब इट शुड बी कनेक्टेड टू द ब्रेन, ब्रेन से कनेक्टेड होने चाहिए ये। हाँ ये बिल्कुल ब्रेन से कनेक्टेड है। एक्चुअली यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो यहाँ पे बीच में पाई जाती है। सर कहाँ पे पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर के बीच में, यहाँ पर प्रेजेंट है वो। देख रहे हो आप ये रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये दीज आर दी नर्व फाइबर्स। और यही क्या करती हैं, यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती हैं, मतलब यही बार बार कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी, यही बार बार रिलैक्सेशन करवाएंगी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इससे क्या होगा, इससे जो फूड है वो आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। मुश्किल तो नहीं है। तो सर इसका क्या नाम है, तो सुन ले आप इसका नाम। इसका नाम है हमारे पास, किसको कहता हूँ क्या मैं, प्लेक्सिस या ऑर्बैक्स प्लेक्सिस। क्या कहता हूँ इसको मैं, ऑर्बैक्स प्लेक्सिस। आसान है कि नहीं है, किसकी बनी हुई है, कौन सी है, दे आर
पैरासिम्पैथेटिक, कौन सी है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं ये। दिक्कत जी, पक्की बात है बड़े। तो दो लेयर हमारे पास हो चुकी है, पहली हो चुकी है सिरोसा और दूसरी हो चुकी है हमारे पास मस्कुलरिस। अब हम आते हैं किस पे? थर्ड लेयर पे। तो थर्ड लेयर जो है मेरे पास वो है मेरे पास, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, और इसको मैं बनाता हूँ ब्लैक कलर से। देखिए हम यहाँ पर, दिस इज दी थर्ड लेयर, ये वाली कौन सी? ये है हमारे पास सब म्यूकोसा। कौन सी है मेरे पास? ये दिस इज द थर्ड लेयर एंड दिस इज सब म्यूकोसा। ध्यान रख लेना, सब म्यूकोसा ही वो लेयर है जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट हुआ करते हैं। कहाँ पर? ड्यूडेनम के अंदर। आने वाले टाइम में मैं आपको ये वाली बात डिटेल में बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि ग्लैंड्स क्या सिक्रीशन ये किया करते हैं। दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है, तो सर उनकी सिक्रेशन कैसे आएगी, वो कैसे करेंगे? तो उनकी सिक्रेशन के लिए भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और नर्व फाइबर्स का मैं बोलूँगा पैच प्रेजेंट है। मैं इसको भी यहाँ पे बनाता हूँ रेड कलर से, देखें आप इसको, ये प्रेजेंट है कहाँ पर? सब म्यूकोसा के अंदर, नज़र आ रहा है। और सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास, इसको तो आप सब म्यूकोसा मान लें, एंड दिस इज व्हाट, इसको कहता हूँ क्या मैं? मिजनर्स प्लेक्सिस। क्या कहता हूँ उसको मैं? मिजनर्स प्लेक्सिस। तो देखो पेपर में क्या सवाल पूछा सकता है, पेपर में सवाल ये पूछा सकता है कि जो ऑर्बेक्स प्लेक्सिस हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ऑर्बेक्स प्लेक्सिस आर प्रेजेंट इन दी मस्कुलरिस, जिस वजह से क्या है, मस्कुलरिस क्या करवा सकती है? पैराशैलिटिक मूवमेंट करवा पाती है। जबकि ये जो हमारे पास मिजनस प्लेक्सिस हैं ये प्रेजेंट है कहाँ पर? सब म्यूकोसा में। कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास ये? दे आर प्रेजेंट इन दी सब म्यूकोसा एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड से क्या करते हैं? सिक्रीशन को रिलीज करवाया करते हैं, ठीक है जी। इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, पक्की बात है। और जो इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी? अंदर की, सबसे अंदर की लेयर है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली लेयर, देख पा रहे हैं जी? ये कौन सी है? ये है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको मैं साइड पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखें, दिस इज दी म्यूकोसा। कौन सी है मेरे पास? सबसे अंदर की लेयर, दिस इज दी म्यूकोसा। पक्का है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द काम जो करती है कहाँ पर? हमारे डाइजेस्टिंग फूड पे, वो कौन करती है? वो म्यूकोसा ही करती है। कौन ही करती है? वो म्यूकोसा ही किया करती है। यार मेरे से पूछो यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं है आपको? है तो पूछो, पक्का बड़े। चलें देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेयर आ रही है मेरे पास, ये आ रही है म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर से ना स्मूथ नहीं है, जैसे लगता है कि ऐसे कभी बिल्कुल स्मूथ होगी। इसके अंदर क्या है? कुछ फोल्डिंग्स हैं। फोल्डिंग्स है, कहता हूँ मैं इसको इनफोल्डिंग्स, ठीक है। और इनफोल्डिंग्स कौन सी वाली लेयर में? सबसे अंदर वाली लेयर में। ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे ब्लू कलर की लेयर, और ये जो ब्लू कलर वाली लेयर है, मैं इसको मार्क करूंगा सबसे इनर मोस्ट, एंड दिस इज नोन एज एपिथेलियम लेयर। दिस इज द एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म्स विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट फॉर्म्स रियुगी इन स्टमक। कहाँ पे? स्टमक में ये फॉर्म किया करती है। ये करती है कहाँ पर? विलाई कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सही है कि नहीं है? सही है सर, पक्का जी। अच्छा, क्योंकि स्टमक की बात हुई है ना, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर बता दूं कि नहीं बताऊं? चलो बताता हूं। देखो, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया कि जो मस्कुलरिस है, कौन है? जो मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस में दो तरह की मसल्स हैं। कौन सी वाली? बाहर वाली कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल। और अंदर वाली कौन सी है? सर्कुलर। ये जो दो मसल्स है ना, ये तो पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल प्रेजेंट होंगी। पर स्टमक के अंदर एक और एडिशनल लेयर प्रेजेंट होगी, कहां पर? मस्कुलरिस में ही, ठीक है। वो प्रेजेंट होगी कहां पर? सर्कुलर के नीचे। एक और, उनको कहता हूं क्या मैं? ऑब्लिक मसल्स। क्या कहता हूं उनको मैं? ऑब्लिक मसल्स। ध्यान रख लेना, इसके बारे में बता रखा है हमारी बुक में कि जो ऑब्लिक मसल्स हैं, ऑब्लिक मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन दी स्टमक। ये स्टमक में प्रेजेंट हुआ करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी यहां से टीचर सवाल पूछ सकता है। या तो ये पूछ लेगा कि जो मस्कुलरिस हैं उसमें जो मसल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है, तो ये आप बता दोगे कि भाई बाहर वाली कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल। अंदर वाली कैसी है? सर्कुलर है। पर अगर उसने ये पूछ लिया कि स्टमक के अंदर जो मस्कुलरिस हैं उसकी अरेंजमेंट कैसी, तो बताएंगे कि सबसे बाहर वाली कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल। बीच वाली कौन सी है? सर्कुलर। और सबसे अंदर वाली कौन सी है? ऑब्लिक मसल्स हैं। कौन सी हैं? ऑब्लिक मसल्स हैं। दिक्कत तो नहीं है जी? पक्का है? बढ़ जाएं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? म्यूकोसा की सबसे पहले वाली लेयर की, दैट इज दी एपिथेलियम। इसके बाद क्या है? इसके बाद ना हमारे पास दो लेयर और भी आती हैं। कौन सी आती है हमारे पास? दो लेयर और भी आ रही हैं। और कौन कौन सी है? पहली है मेरे पास कौन सी? मस्कुलरिस म्यूकोसा। और दूसरी है मेरे पास म्यूकोजल प्रोपीनिया। कौन सी है?
म्यूकोजल प्रोपिनिया। यहाँ देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो दूसरी जो आ रही है मेरे पास वो आ रही है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है सर, इसका क्या काम होता है? इसके देखो जैसे कि यहां पर मस्कुलरिस थी, ठीक है ना, ये म्यूकोसा के अंदर ही क्या है, मस्कुलरिस है। और अगर कभी टीचर ने सवाल पूछ लिया कि यहां पर भी कौन सी मसल्स अरेंज होती हैं, तो बता देंगे कि यहां पर भी जो अरेंजमेंट होती है कि इसकी सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की, वो कैसी होती है, वो भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करती है। कैसी? आउटर और इनर वाले पैटर्न को, मतलब कि बाहर वाली कौन सी आउटर है और अंदर वाली कौन सी होगी, इनर होगी। और सबसे बाहर जो है हमारे पास कौन सी, म्यूकोसा की, वो आती है कौन सी, नंबर 3, दैट इज लैमिना प्रोपिया। क्या आती है? लैमिना प्रोपिया। सही या गलत? सही है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिटेल में चल के देखें तो हमने कौन कौन सी लेयर्स पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने बाहर पढ़ी थी कौन सी, सिरोसा। क्या खास बात, इट इज एब्सेंट इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में सिरोसा की जगह क्या प्रेजेंट थी, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना। फिर हम बढ़ गए कहां पे, मस्कुलरिस पे। मस्कुलरिस के बारे में तो आपको पहले 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, पर ध्यान रखना मस्कुलरिस के कौन से प्लेक्सेस होते हैं, ऑर्बैक्स प्लेक्सेस हुआ करते हैं। तीसरी है मेरे पास सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के अंदर कौन से प्लेक्सेस हुआ करते हैं, मिजनस प्लेक्सेस हुआ करते हैं, ये भी पैरासिम्पैथेटिक ही हुआ करते हैं। और लास्ट में आए थे कहां पर हम, म्यूकोसा के अंदर। तो म्यूकोसा के अंदर मैंने आपको अंदर से पढ़ाना शुरू करा था, जिसमें जो उसकी लाइनिंग थी वो कौन सी थी, वो थी एपिथेलियम, जो विलाई फॉर्म करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और रिवगी फॉर्म करती है हमारे स्टमक में। उसके बाहर वाली कौन सी थी, मस्कुलरिस म्यूकोसा। और सबसे बाहर वाली कौन सी थी हमारे पास, लैमिना प्रोपिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कोई दिक्कत है यहां तक जी? दिक्कत तो नहीं है? पक्का?